देखेंगे कि आपने कभी किसी विद्युत कर्मी को पेचकस का उपयोग करते हुए देखा है। उसका हत्था किस सामग्री से बना है। आपने देखा होगा कि विद्युत कर्मी मतलब विद्युत के काम करने वाला, इलेक्ट्रीशियन जिसे बोलते हैं। कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने और जूते पहनते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? ठीक है, अब इसका कारण तो ये हो सकता है कि अगर हम दस्ताने नहीं पहने तो क्या है, लोहा है, कॉपर है, तांबा, ये विद्युत की क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, तो हमें करंट लग जाएगा। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम, लोहे और तांबे से बनी वस्तुएं बल्ब को दीप्त करती हैं। दीप्त मतलब जलाती हैं, जबकि सल्फर, कोयला, लकड़ी, पत्थर, रबड़ और नायलॉन की रस्सी से बल्ब दीप्त नहीं होता। क्या आपको क्रियाकलाप 4.4 में विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हुए बल्ब के दीप्त होने में कोई समानता क्रम दिखाई दिया? देखो, इसमें ये कहना चाह रहा है चाहे कोई सी भी धातु हो, विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक। अब सुचालक नहीं समझ में आ रहा ना तुम्हें? नहीं आ रहा ना? देखो, मैंने ये यहाँ बैठा है, इसने किसी करंट वाली वायर को पकड़ा, फिर तुमने इसे पकड़ा, फिर तुमने इसे पकड़ा, फिर क्या होगा? हाँ, तो इसी को तो कहते हैं सुचालक। अब पता चल गया सुचालक किसे कहते हैं? जो अपने में से किसी भी चीज़ को निकलने दे बाहर। इसने करंट को अपने में से निकलने दिया ना, तुमने भी निकलने दिया और तुमने भी निकलने दिया। ठीक है, यह अवलोकन किया गया है कि बल्ब को दीप्त करने वाली सभी सामग्रियां धातु की हैं। क्या है? धातु। जितनी भी धातु होती है उनमें से करंट बहता है। क्या बहता है? अब तुम तो ये कहो, क्या मैं धातु तो हूँ, मैं धातु हूँ क्या जो मुझ में से करंट निकल रहा है? यही तो क्वेश्चन आया। लेकिन हमारे अंदर 70% पानी होता है। कितना होता है? तो पानी में करंट में होता है ना, इस पानी में करंट आ जाएगा ना। लेकिन शुद्ध वाले पानी में कभी करंट नहीं आता। ये शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध पानी। ठीक है, वे सामग्रियां जो सरलता से विद्युत प्रवाहित करती हैं उन्हें विद्युत का सुचालक कहा जाता है। इसके विपरीत वे सामग्रियां जो विद्युत प्रवाहित नहीं करती और बल्ब को दीप्त नहीं होने देती उन्हें विद्युत का कुचालक कहा जाता है। क्या कहते हैं? कुचालक। अतः हम समझ सकते हैं कि पेचकस पर प्लास्टिक का आवरण और रबड़ के दस्ताने विद्युत कर्मी को विद्युत के आघात से बचाते हैं, क्योंकि ये सामग्रियाँ विद्युत की कुचालक होती हैं। हमने सीखा धातुएं सामान्यतः कठोर और द्युति में है। कठोर मतलब पता है, द्युति में मतलब पता है। अतः वो क्या होंगी? कठोर होंगी। द्युति में मतलब चमक होगी। आघात वर्तनीयता बताओ जरा, बता दे। सिर क्या हिला रही है? आघात वर्तनीयता कल ही बताइए, मैंने तुझे पता जल्दी। सिर हिला रही है, हाँ, अपने आप समझ लो। मैं अंतर्यामी दिख रही हूँ, तुम्हारे अंदर घुस के देखूंगी। अंदर क्या है? आघात वर्तनीयता बताओ क्या है? डक्टिविटी बताए? हाँ, वो तो कंडक्टर है। देखो, मैंने क्या बोला था कि किसी भी धातु को पीट पीट के उसे चौड़ा कर देते हैं, उसे बोलते हैं आघात वर्तनीयता। तन्यता पता है ना? बताओ। हाँ, वो आघात वर्तनीयता आती, इसमें पीटा जाता है, इसमें खींचा जाता है। तन्यता मतलब तार बनेगा। क्या बनेगा? आघात वर्धनीयता का मतलब होता है बढ़ना, आघात का मतलब होता है चोट। चोट देके जब किसी धातु को बढ़ाया जाता है तो उसे बोलते हैं आघात वर्धनीयता। क्या बोलते हैं उसे? ठीक है, तथा ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। आइए जाने कि वायु और जल की उपस्थिति में धातुएं किस प्रकार व्यवहार करती हैं। ठीक है, आप देखेंगे जब केवल वायु में संपर्क में रखते हैं तब, जल के संपर्क में रखते हैं जब, और वायु और जल दोनों के संपर्क में रखते हैं तब। पहली बात आराम से सुनना कि जब हम किसी भी धातु को पानी के संपर्क में रखेंगे तो क्या होगा? बताओ जरा, बताओ बहन। हमने एक धातु ली और पानी में डाल दी ऐसे, अब बताओ क्या होगा उसके साथ? कुछ नहीं होगा। करंट का तो मतलब ही नहीं है, करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट खत्म हो गया जितना था। करंट में दो ही चीज़ देखनी थी, धातु करंट की सुचालक होती है, धातु विद्युत की सुचालक होती है,
और धातु विद्युत की कुछ अलग होती है, बस ये समझना था। अब हमने लिए कील, अब उसे हम पानी में डाल रहे हैं, बताओ क्या होगा? क्या? कुछ भी नहीं होगा, जंग लग जाएगी। अब हवा में डाल दें, क्या होगा? हवा हवा उसमें जंग नहीं लगेगी। अगर मैं हवा में यहाँ डाल दूँ तो उसमें जंग लगेगी या नहीं लगेगी, बताओ? नहीं लगेगी। और दोनों की उपस्थिति में, दोनों में क्या होगा? दोनों में जंग लग जाएगी। क्या लग जाएगी? ठीक है भाई। देखो, यह देखा गया है कि कांच की बोतल का और खामे लोहे की कीलों पर कोई भूरा रंग का निक्षेप दिखाई नहीं देता, यानी कि इकट्ठा नहीं होता। यह अवलोकन दर्शाता है कि कांच की बोतल में लोहे की कील को केवल शुष्क वायु अथवा जल के साथ रखने पर उसमें क्या हो गया? निक्षेपित आ गया, यानी उनमें मलिनता आ गई। मलिनता का मतलब क्या था? वो धीरे धीरे छलने लगी। क्या होने लगी? छलने लगी या जंग लगने लगी। जबकि बोतल गाम में लोहे की कील पर भूरे रंग का निक्षेप दिखाई देता है। यह दर्शाता है कि निक्षेपण के विकसित होने के लिए जल और वायु दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। इस प्रकार नम वायु लोहे से बनी वस्तुओं पर भूरे रंग के निक्षेपण के विकास के लिए उत्तरदायी है। इस भूरे रंग के निक्षेपण को जंग कहते हैं। लोहे से बनी वस्तुओं पर जंग लगने की प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। कुल मिलाकर के वो ये समझाना चाह रहा है कि जितनी भी जंग लगती है वो वायु और जल की उपस्थिति में लगती है। ठीक है, वायु जल की उपस्थिति में लगती है। ठीक है। कई अन्य धातुएं वातावरण में खुले में रखे जाने पर मलित यानी कि विक्षेप वो बदल लेती है अपना रूप। क्या कर लेती है? बदल लेती है। क्या आपने तांबे की वस्तुओं की सतह पर हरे भूरे रंग की परत या चांदी की वस्तुओं पर काली परत बनते हुए देखा है? चांदी मम्मी की जो पायल होती है चांदी की कैसी पड़ जाती है? काली पड़ जाती है ना। क्या है ये? ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्शन कर ली, पानी और ऑक्सीजन के साथ। जल वायु अथवा अन्य पदार्थों के कारण धातुओं की सतह धीरे धीरे क्या होने लगती है? खत्म होने लगती है। इसे संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लोहे में जंग लगना एक गंभीर समस्या है? प्रतिवर्ष जंग लगने से क्षतिग्रस्त लोहे की संरचना का प्रतिस्थापन अथवा जीर्णोद्धार करने के लिए अत्यंत मात्रा में धन खर्च करना पड़ता है। अब इसने इस पूरी लाइन में से ये बोला है कि जैसे माना ये कूलर किसका था? लोहे का था। क्या था? लोहे का। अब इसमें पानी और हवाई से दोनों मिल रही है तो अपने आप ही क्या है? खतरे लगेगा, बेकार होने लगता है ना। इसे बोलते हैं संचार। क्या बोलते हैं इसे? संचार। अब इससे बचने के लिए मैं क्या करूँगी? इसकी पेंटिंग करूँगी तो पैसे लगेंगे, तो इसी को बोलते हैं व्यय या खर्च होगा। मैंने माना साथ में बोला। हाँ, ठीक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए कई उपाय किए जाते हैं, जैसे रंगना, तेल में रखना, ग्रीस लगाना, लोहे पर जिंक की धातु की सुरक्षात्मक परत चढ़ाना, जिसे गैल्वनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसे आगे पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का अद्भुत धातु विज्ञान। धातु विज्ञान मतलब ऐसी धातु बनाई जाती थी जिनमें कभी जंग ही नहीं लगती थी। तो तुम मीनार गई हो घूमने, वहाँ पे इस तरीके का खंबा देखा है? ये देखा है? अरे भाई तुम तो बड़ी खतरनाक लड़कियाँ हो। देखा है ना? लोहे का लोहा नहीं है। तुमने देखा नहीं है? कुतुब मीनार है ना, उसके आगे जो खुला वाला मैदान है इस साइड आकर के, जहाँ पे थोड़ी सी वो है घास फूस नहीं है, खाली डला है वो, वहाँ पे वो है पत्थर लगे हुए हैं। जाना इस बार देख के आना। ठीक है। देखो 1600 वर्ष पूर्व दिल्ली के लोहा स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हुआ था। यह लगभग 8 मीटर ऊंचा है और इसका वजन 6000 किलोग्राम से भी अधिक है। इस लोहे स्तंभ के विषय में रोचक बात यह है कि इतने वर्षों तक वायु, हवा या प्रतिकूल जलवायु भी परिस्थितियों का सामना करने के पश्चात भी इसमें जंग नहीं लगी है। दूसरे शब्द में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यह इस तरीके से निर्मित है जिससे कि जंग ना लगे इसमें। यह भारत के धातु प्रौद्योगिकी के लिए
एक क्या था, स्किल दर्शाता है उनकी, मतलब उस टाइम में किस तरीके से यूज़ किया जाता था, यह उस चीज़ को दिखाता है। ठीक है, बचा हुआ जब वायु और जल का अन्य धातुओं पर प्रभाव का मतलब क्या होता है कि अन्य धातुओं के साथ ये क्या करेंगे। ठीक है, तो अन्य धातुओं के साथ जैसे क्या करेंगे, क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाएंगे क्या, ये देखेंगे। ठीक है, शिक्षक इस क्रियाकलाप को प्रदर्शित कर सकते हैं। सावधानी विद्यार्थियों को सुरक्षात्मक ऐनक पहनने और क्रियात्मक स्तर से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का परामर्श दे। देखो ये जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम का एक तार लिया है और उसे जला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। अब देखो बच्चे तो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, उन्हें तो पता नहीं होता सही गलत का, तो बच्चे तो जल सकते हैं ना, क्या हो सकता है, जल सकते हैं। तो इसीलिए क्या रखता है कि हम दूरी रखेंगे, क्या रखेंगे, दूरी रखेंगे और आँखों पर चश्मा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, चश्मा। अब देखो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीशियम की रिबन लीजिए, इसे रैगमाल के टुकड़े से रगड़कर साफ कीजिए। रैगमाल का क्या होता है, जो इससे हम क्या करते हैं, दीवारों को साफ करते हैं ना, उस तरीके का ऐसे घिसते हैं तो हाँ, तो उससे साफ करेंगे। इसके एक सिरे को चिमटे से पकड़िए, दूसरे सिरे को स्पिरिट लैंप अथवा मोमबत्ती का उपयोग करके जलाइए। मैग्नीशियम रिबन को जलने दीजिए। आपने क्या अवलोकन किया, अवलोकन का मतलब होता है देखना। वो आपने जो अवलोकन किया होगा, मैग्नीशियम रिबन आँखों के चौंधियाने व सफ़ेद ज्वाला के साथ जलती है। कैसे चलती है, सफ़ेद ज्वाला के साथ, और सफ़ेद चूर्ण में बदल जाती है। इसे वॉच ग्लास पर एकत्रित कीजिए। यह है चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया के फलस्वरूप बना। क्या बना है, दोनों ने जब मैग्नीशियम ने, देखो Mg होती है मैग्नीशियम, और इसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ मिल गई। ऑक्सीजन कहाँ है, जहाँ हम बैठे हैं ना वहाँ पर ऑक्सीजन है, चाहे हम कहीं भी बैठे धरती पे, तो क्या हो जाएगा, MgO। ये क्या होगी हमारी MgO। इसे बोलेंगे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आया समझ। ये फॉर्मूला है, Mg क्या है, मैग्नीज का फॉर्मूला। ठीक है, जिसे प्रतीक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे प्रतीक बोलते हैं। और O क्या है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला। किसका है, ऑक्सीजन का। पता चल गया। अब यहाँ से देखिए, इस श्वेत चूर्ण में कुछ बूंदे गर्म जल को डालिए। इसे अच्छी तरीके से क्या कर लेंगे हम, विलोडित करेंगे, मिलाएंगे और इसकी प्रकृति की जांच करेंगे। अध्याय पदार्थ का अन्वेषण। अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन स्मरण कीजिए। अम्ल क्या होते थे, जो हमेशा क्या होते थे, नीले नेटवर्स पेपर को, नीले को कैसा कर देते थे, लाल, और बेस क्या होते थे, लाल को नीला कर देते। उदासीन, उनका कोई कलर चेंज नहीं कर पाते थे। ठीक है, आप देखेंगे, पता लगाइए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय अथवा उदासीन है। आप किसी भी अम्ल क्षार सूचक का उपयोग कर सकते हैं। इस विलयन का नीले और लाल लिटमस पात्र पर क्या प्रभाव होगा, आप अवलोकन करेंगे। यह लाल लिटमस पत्र को नीले में रंग में परिवर्तित कर देता है। यह क्षारीय प्रकृति का है। कैसा है, नीले को किस में बदल रहा है, लाल में। तो कैसा है ये, क्षारीय प्रकृति। अच्छा, इसने क्या बोला है कि ये किस में बदल रहा है, नीले को लाल में बदल रहा है। और मैंने क्या बोला था, लाल को नीले। अच्छा, लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित करता है, लाल को नीले में बदल रहा है, तो क्षारीय तो होगा। देखो हमेशा अम्ल होगा तो कैसा होगा, लाल, और क्षार होगा तो कैसा होगा, नीला। बस यह क्षारीय प्रकृति का प्राय धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड, धातु क्या होती है, जिसमें से करंट निकल जाए, जो तन जाए, जिसमें घातवर्धनीयता हो, जो विद्युत और ऊष्मा दोनों की ही चालक हो, उसे बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं उसे, धातु। हम मैग्नीशियम रिबन के जलने के विषय में अग्रणी अध्ययन हमारे आसपास के परिवर्तन भौतिक और रासायनिक में चर्चा करेंगे। और भी हैं इसके एग्जाम्पल, देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे। नीला लिटमस पेपर था, इसे किस में कैसा था, देखो इस तरीके का था, लाल, इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, उसने नीला। ठीक है, और ये क्या था, वॉच ग्लास, जिस पर हमने रखी थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख। क्या रखी थी, राख। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे मिट्टी के तेल में संग्रहित यानी कि डाल के रखा जाता है। संग्रहित मतलब इकट्ठा करके क्या किया जाता है। जैसे एक धातु है, ऐसी धातु है कि अगर हम इस टेम्परेचर पे यहाँ रख देंगे ना, अगर इस पानी में गलती से गिर गई तो इसमें धमाका करेगी। क्या करेगी, धमाका। तो हम क्या करते हैं, उसे केरोसिन के अंदर रखते हैं, जिससे कि उसे ऑक्सीजन न मिल सके। क्या न मिल सके, ऑक्सीजन। नहीं तो ऑक्सीजन के साथ मिल करके वो क्या कर देगी, और नाइट्रो वो
सोडियम ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी? सोडियम ऑक्साइड। और एकदम आवाज़ आएगी भड़ाम। क्या आएगी? भड़ाम से आवाज़ आएगी। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है। तीव्र मतलब बहुत जल्दी। इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा मतलब गर्मी। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्या रखा जाता है? भंडारित करने से यह नमी और वायु के संपर्क में आने से बच जाती है। क्या आप इसे ऑक्साइड की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं कि इसका ऑक्साइड कैसा होगा? धातु है ना सोडियम, तो धातु की ऑक्साइड कैसे होती है? क्षारीय। कैसे होती है? क्षारीय। ठीक है। पदार्थ जो वायु और जल में धातुओं से भिन्न व्यवहार करते हैं। क्या है? ऐसे पदार्थ जो क्या है? ऐसे पदार्थ बताने हमें जो वायु और जल क्या है? वायु और जल में धातु से अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। कैसे करते हैं? अलग तरीके से। देखो क्या है? यह अभिक्रिया धूम छात्र में खुले क्षेत्र में किया जाना चाहिए। सल्फर के जलने से उत्पन्न गैस श्वास में ग्रहण करने पर हानिकारक हो सकती है। अब हम क्या देखेंगे? एक एक्सपेरिमेंट और करेंगे। जैसे देखो ये क्या है? उद्दहन चम्मच क्या है? जिसमें क्या है? स्वनिर्मित, ये खुद से निर्मित है। और ये सल्फर है। सल्फर का जलना इसके अंदर हो रहा है। किसके? इस डिब्बी के अंदर। अब देखेंगे किसके साथ, किसके धातु के साथ ये कैसे रिएक्शन करेगी। ठीक है। इस क्रियाकलाप को यहाँ तक छोड़ रही हूँ मैं। इसके बाद वाला जो है हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ से वायु में सल्फर को जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे हमने वायु में क्या लिया? ये थी हमारी ऑक्सीजन। वायु का मतलब क्या होता है? हवा। और हवा में बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर गैसेस करती हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। किसके साथ करती हैं? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है और ये सल्फर के साथ मिल जाएगी तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। वायु में सल्फर को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोलने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। क्या सल्फ्यूरिक जल में उसी प्रकार व्यवहार करता है जैसे धातुएं करती हैं? क्या ये वैसे ही व्यवहार करेगा जैसे धातुएं करती हैं? देखो पहले देखेंगे ये क्या है? हमारा वॉच ग्लास था। लाल लिटमस पेपर, तो लाल लिटमस पेपर है। कैसा है? अच्छा अम्ल क्या करते हैं? लाल को कैसा करते हैं? नीले को लाल करते हैं। अम्ल नीले को लाल करते हैं। ठीक है। ऐसा था, ऐसा कर देंगे। ठीक है। ऐसा था, ऐसा कर देंगे। देखो ऐसा था ये। ठीक है। और इसे ऐसा कर देंगे। लिख लो ये अम्ल का ना लाल लिखो। लाल करता है। ठीक है। और क्षार नीला करता है। अब एक और एक्टिविटी है। एक्टिविटी मैं फिर से छोड़ूंगी। ठीक है। आप अवलोकन करेंगे जल में सल्फर डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती। सल्फर और फास्फोरस जैसे पदार्थ धातुओं की तुलना में वायु और जल के साथ भिन्न व्यवहार करते हैं। सल्फर को जल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि सल्फर वायुमंडलीय वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। कौन? फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है? जैसे ही हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में छोड़ दिया तो जलने लगता है। क्या हो गया? जलने लग गया। भूत आ गया। ठीक है। तो ये क्या है? जलने लगता है। क्या कह रहा है? सल्फर और फास्फोरस जैसे पदार्थ धातु की तुलना वायु और जल के साथ भिन्न व्यवहार करते हैं। फास्फोरस को जल में इकट्ठा करके रखा जाता है क्योंकि फास्फोरस वायुमंडलीय वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। यह पदार्थ सामान्यतः दिखने में नर्म और द्युतिहीन होते हैं। कैसे? द्युतिहीन। द्युतिहीन क्यों होते हैं? द्युतिहीन क्यों होंगे? क्योंकि वो धातु नहीं है। क्या नहीं है? धातु नहीं है। यह ना तो आघातवर्धनी होती है, ना ही तन्य होते हैं, ना ही इनमें धात्विक चमक होती है, ना ही ये विद्युत और ऊष्मा के ये क्या है? विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक क्या? जिनमें से दोनों चीज़ नहीं निकलती। ठीक है। जिन्हें अधातु कहा जाता है। इनके ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। अधातु कैसी होती है? अम्लीय। धातु कैसी होंगी? क्षारीय। कैसी होंगी? क्षारीय। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन इत्यादि कुछ अन्य धातुएं प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, रबड़ और कागज जैसी सामग्रियों को अधातु समझने का भ्रम नहीं होना चाहिए। इन सामग्री को धातु या अथवा वो अधातु के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि यह तत्व नहीं है। क्या नहीं है? ये तत्व नहीं है। गहन चिंतन देखेंगे। वे पदार्थ जिन्हें तत्व कहा जाता है उन्हें धातु और अधातु की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। क्या कहते हैं? जिन्हें तत्व कहेंगे वो धातु या अधातु होगा ही होगा। ठीक है। तत्व किसे कहेंगे? जिसमें अधातु और धातु होगा ही होगा।
वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है। यह तत्व सभी पदार्थों की मूल निर्माण इकाई हैं। कुछ तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि अन्य जो प्रकृति में विद्यमान मतलब होता है होना, अगर नहीं है तो वे प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। आप उच्चतर कक्षाओं में इन तत्वों के विषय में अधिक अध्ययन करेंगे, यानी कि आगे वाली क्लासों में। क्या धातुएं दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है? हाँ भाई, धातुएं दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, धातुओं के विशिष्ट गुण तथा द्युतिमयी प्रकृति के ऊष्मा और विद्युत चालकता और उच्च सुदृढ़ता। सुदृढ़ता का मतलब क्या होता है? मजबूत होना। क्या होना? मजबूत होने के कारण प्राय आप दैनिक जीवन में उनका अवलोकन करेंगे। तथापि इसमें आपके मन में अवधारणा नहीं बननी चाहिए कि धातु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। अधातु भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी कि धातु महत्वपूर्ण है। क्या है? धातु। हम श्वास में क्या है? श्वास में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? एक अधातु है। क्या है? अधातु। और इसके बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। क्या आप ऑक्सीजन की किसी अन्य उपयोग के विषय में सोच सकते हैं? कार्बन दैनिक जीवन में उपयोगी है। कार्बन सारी चीज़ों में उपयोगी है, क्योंकि यह सभी जीवों की निर्माण इकाई है। यह प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का एक मुख्य घटक है जो ऊर्जा और विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरकों एवं अन्य रसायनों के निर्माण में किया जाता है। नाइट्रोजन क्या है? उर्वरक पता है किसी कहते हैं? खाद बनाने में गाँव जाते हैं, वाइट कलर का खाद होता है, वो नाइट्रोजन से बनता है। किससे बनता है? नाइट्रोजन से। ठीक है। और रासायनिकों के निर्माण में किया जाता है। यह पौधे की वृद्धि के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। क्लोरीन एक धातु है जिसका उपयोग प्राय जल शोधक में किया जाता है। क्लोरीन से हम क्या करते हैं? जल को साफ करते हैं। आयोडीन एक धातु है एवं इसकी विलयन घाव पर रोधक। अब क्या हम क्लोरीन पढ़ रहे थे? क्लोरीन क्या है? एक धातु है जिससे हम पानी साफ करते हैं। क्या करते हैं? पानी साफ। ठीक है। आयोडीन एक धातु है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? घाव वगैरह हो जाते हैं, रोगाणुओं के रूप में प्रयुक्त करते हैं, उन्हें रोकने के लिए प्रयुक्त करते हैं। विज्ञान एवं समाज को दोनों को मिक्स करके देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में अनेक धातुएं और मिश्रित धातुएं पात्रों और उपकरणों के लिए उपयोग में होती है। यानी कि कुल मिला के ये कह रहा है बर्तन वगैरह बनाने के लिए हम धातुओं और अधातुओं का उपयोग खूब करते हैं, भर के करते हैं। एक धातु को दूसरी धातु में मिला देते हैं और क्या बना देते हैं? एयरिंग बना देते हैं ना। एक धातु को दूसरी धातु में मिला दिए, क्या बना दिए? गिलास। ठीक है। इसे बोलते हैं मिश्र धातु। क्या बोलते हैं इसे? मिश्र धातु। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से अथवा एक धातु एवं एक धातु के मिश्रण से बनाई जाती है। आधुनिक तरीके के लिए महत्वपूर्ण है और लगभग प्रत्येक उद्योग में आवश्यक है। कुछ विशेष धातुओं का उपयोग परमाणु ऊर्जा में किया जाता है, जैसे कि जॉर्कोनिया। कुछ धातुओं का बांतरक्षित यानी कि वायु अंतरिक्ष में उपयोग किया जाता है। ठीक है। बांतरक्षित मतलब वायु में। टाइटैनिक भारत में अनेक धातुओं का विशेष लोहा एल्यूमिनियम का पुनर्चक्रण किया जाता है ताकि अपशिष्ट को कम कर क्या किया जाए? संधारित्र में योगदान दिया जा सके। यानी कि कुल मिलाकर के वो ये कह रहा है कि धातुओं का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और कैसे कैसे किया जाता है। टाइटैनिक का जो जहाज वगैरह बनते हैं वो टाइटैनिक के उससे मिलते हैं। ठीक है। अगर इस वाले चैप्टर में कोई भी डाउट हो, कैसा भी हो, तो कभी भी पूछ